हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर्य। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर। तो आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। There was a time when historians were fascinated with dates. वो टाइम हुआ करता था जब हिस्टोरियन जो थे वो फैसिनेटेड इस डेट्स के साथ फैसिनेटेड थे, डेट की तरफ आकर्षित थे। देयर वॉज हीटेड डिबेट अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वर क्राउन्ड और बैटल वर फॉट। और वो लोग डेट्स के ऊपर डिबेट करते थे, बातें करते थे कि जो रूलर कब राजा बना, उसने कब लड़ाई लड़ी, कब उसने लड़ा। इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वॉज सिनोनिमस विद डेट्स। एक कॉमन सेंस वे जो हिस्ट्री थी उसका सिनोनिमस हो गई थी वो डेट से, यानी कि हिस्ट्री को लोग डेट्स समझने, यानी कि हिस्ट्री को लोग सेट ऑफ डेट समझते थे। यू मे हैव हर्ड पीपल से आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स। आप लोगों ने कुछ लोगों को ऐसे पाया होगा कि जो कहते होंगे मुझे हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पसंद क्योंकि इसमें खाली जो डेट्स होती है उन्हीं को मेमोराइज करना होता है। इज सच अ कंसेप्शन ट्रू। क्या ये बात सच में सही है? हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंज द अकर ओवर टाइम। जो हिस्ट्री है वो सर्टेनली अब अपने बारे में चेंज होती रहती है टाइम के साथ। It is about finding out how things were in the past and how things have changed. It is about finding out how things. ये हिस्ट्री सिर्फ ये फाइंड करती है कि जो थिंग्स है वो पास्ट में कैसी थी और प्रेजेंट और वो कैसी चेंज हो चुकी है। As soon as we compare the past with the present, we refer to time we talk before and after. जब भी हम लोग पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करते हैं तो हम लोग पास्ट के लिए बिफोर का वर्ड यूज़ करते हैं और प्रेजेंट के लिए आफ्टर का। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस। हम लोग इस दुनिया में रह रहे हैं लेकिन हम लोग कोई भी हिस्टोरिकल क्वेश्चन नहीं पूछते जो कि हम लोग अपने आसपास देखते हैं। We take things for granted as if what we see has always been in the world we inhabit. We take things for granted as if what we see has always been in the world we inhabited. हम लोग उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो कि हम लोग को ग्रांटेड है, जो हम लोग देखते आ रहे हैं। हम लोग अपनी जो वर्ल्ड है वो इनहेबिटेड है। बट मोस्ट ऑफ अस हैव आर मोमेंट ऑफ वंडर व्हेन वी आर क्यूरियस एंड वी आस्क क्वेश्चन दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल। यानी कि जब कई सारी मूवमेंट होती हैं और हम लोग क्यूरियस हो जाते हैं उनके बारे में जानने के लिए क्वेश्चंस करने लगते हैं तो वो मतलब कि वहाँ वो एक्चुअली हिस्टोरिकल होती है। वो उसकी हिस्टोरिकल, जैसे आप अलग अलग देखा ट्रेन वो कब बनी होगी, वैसे ही watching someone sip a cup of tea at a roadside tea stall, you may wonder when did people being to drink tea or coffee. और जब आप लोगों कोई भी देखे किसी भी आदमी को देखे जो चाय पी रहा हो एक रोड साइड में और वहाँ पे आप सोचे कि लोगों ने सबसे पहले चाय पीना कब स्टार्ट करा हो। Looking out of the window of a train, you may ask yourself when were railways built and how did people travel long distance before the age of railways. जब आप अपनी विंडो के बाहर देखते हैं और आप सोचते होंगे कि ट्रेन
कब ट्रेन्स कब बिल्ट हुई होगी, कब बनी होगी, और लोगों ने अपनी लॉन्ग डिस्टेंस किस एज ऑफ रेलवे में करी होगी। रीडिंग the newspaper in the morning, you may be curious to know how people got to hear about things before newspaper began to printed. आप लोग जब न्यूज़पेपर मॉर्निंग को पढ़ते होंगे तो आप लोग क्यूरियस हो जाते होंगे जानने के लिए कि जो पहला न्यूज़पेपर था वो कैसे प्रिंट हुआ। अब यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, फिगर पॉइंट 1, तो चलिए इसे भी पढ़ते हैं। ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्रास टू ब्रिटानिया front spice to the first map produced by James Rennell 1982. Rennell was asked by Robert Clive to produce map of Hindustan, and an enthusiastic supporter of British conquest of India. Rennell saw preparation of maps as essential to the process of domination. The picture here tried to suggest that Indians willingly gave over their ancient text to Britannia, the symbol of British power, as if asking her to become a protector of Indian culture. इसमें क्या है कि जो जेम्स रैनल है उनको रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का मैप प्रोड्यूस करने के लिए कहा, तो उन्होंने जेम्स रैनल ने ऐसा बनाया कि मैप में लगे कि जो ब्रिटिश डोमिनेंस है वो ज़्यादा है, और ऐसा लगे कि जो ब्राह्मण है वो अपने शास्त्र ब्रिटानिया को दे रहे हैं, ताकि जो ब्रिटानिया है वो उनको प्रोटेक्ट कर सके, उनका प्रोटेक्टर बन सके, जैसे कि ये इस पिक्चर में दिखाया गया है। All such historical questions refer us back to notion of time. All such historical questions refer us back to notion of time, but time does not have to be always precisely dated in terms of a particular year or a month. जैसे कि ये सारे हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, जो कि ट्रेन कब बिल्ट हुई, लोगों ने पहली बार चाय पीना कब शुरू करा, और फर्स्ट न्यूज़पेपर कब प्रिंट हुआ, तो ये किसी भी पर्टिकुलर ईयर और किसी पर्टिकुलर मंथ में नहीं होता है। पहले जब चाय बनाई गई होगी तो खाली ऐसे चाय पीते होंगे, फिर चाय का टेस्ट बना धीरे धीरे, उसके बाद फिर चाय को लोगों ने पीना शुरू करा। समटाइम्स इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रेसिस डेट टू प्रोसेसेस दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ये कभी कभी एक्चुअली गलत भी हो जाता है कि किसी भी चीज़ का एक फिक्स डेट रख देना, जिससे कि जबकि वो काम एक पीरियड ऑफ टाइम में हुआ हो। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे। जो पीपल है इंडिया के, उन्होंने एक दिन में चाय पीना नहीं शुरू करा होगा। दे डेवलप अ टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम। उन्होंने चाय का टेस्ट डेवलप करा होगा टाइम में। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस सच एज दिस। और ऐसी कोई भी क्लियर डेट नहीं है कि इंसानों ने इंडिया के लोगों ने इसी दिन से चाय पीना शुरू कर दिया हो। Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established, or the national movement started, or change took place within the economic and society. इसी तरह सिमिलरली हम लोग भी कोई एक सिंगल डेट नहीं फिक्स कर सकते कि जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया में कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, और जो नेशनल मूवमेंट है वो कौन सी पर्टिकुलर डेट से स्टार्ट हुआ, और ये जो चेंजेस है वो कैसे आए सोसाइटी में। जो पहले का कल्चर कैसा था, अब का कल्चर कैसे हो गया, ये चेंज किसी एक पर्टिकुलर डेट में नहीं हुआ होगा। ऑल दिस थिंग्स हैपन ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम। ये सारी चीज़ें एक स्ट्रेच ऑफ टाइम, लंबे समय में होती हैं। वी कैन ओनली रेफर टू एन स्पैन ऑफ टाइम एंड approximate period over which a particular changes become visible.
वी कैन हम लोग खाली इससे रेफर कर सकते हैं कि जो टाइम है उसका एक अप्रोक्सीमेट पीरियड लिख दिया जाता है, जो कि हम लोगों को पता चले, विजिबल हो कि यहाँ से ही स्टार्ट हुआ है ये मूवमेंट ऑफ इंडिया या ब्रिटिश रूल कब से इस्टेब्लिश हुआ। Why then do we continue to associate history with a string of date? और हम लोग ये जो हिस्ट्री है इसको एक स्ट्रिंग ऑफ डेट से क्यों एसोसिएट करते हैं। द एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न। ये जो एसोसिएशन है हिस्ट्री और डेट्स का, इसमें भी एक रीज़न है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। एक टाइम था जब हिस्ट्री एक अकाउंट थी बैटल और इवेंट्स का। उसमें बहुत सारे बड़े बड़े बैटल्स लिखे जाते थे और इवेंट्स लिखे जाते थे। इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। और उसमें उन रूलर्स के बारे में लिखा जाता था और उनकी पॉलिसीज़ के बारे में लिखा जाता था। हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर अ किंग वॉज क्राउन्ड, द ईयर ही मैरिड, द ईयर he had a child, the year he fought a particular war, the year he died, and the year the next ruler succeed to the throne। और उसमें ये लिखा जाता था कि जब वो किंग है वो कब क्राउंड हुआ, मतलब कि कब वो राजा बना, कब उसकी शादी हुई, कब उसके बच्चे हुए, और कब उसने एक पर्टिकुलर वॉर को जीता, और कब वो मरा, और फिर उसके बाद कोई अगला रूलर कैसे उस थ्रोन को उसके जो राज था उसमें सक्सेस हुआ। ये सब लिखा जाता था पहले हिस्ट्री में। For events such as these, specific dates can be determined, and in history such as these, debates about dates continue to be important। इन्हीं इवेंट्स की वजह से इन्हीं स्पेसिफिक डेट्स ये सब डिटरमाइन करी जाती थी, ये सब लिखी जाती थी, नोट करी जाती थी। यही सारी डेट्स हैं जो कि अब इम्पोर्टेंट बन चुकी हैं। एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री textbook of the past 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions. They look at how people earn their livelihood, make what they produce and ate, how cities developed and market came up, how kingdoms were formed, new ideas spread, and how cultures and society changed। अगर आप लोगों ने पिछले 2 साल की हिस्ट्रीज की बुक देखी होंगी तो उसमें जो हिस्टोरियंस है वो लिखते हैं कि कैसे कल्चर बना लोगों का, कैसे लोगों ने अपना लाइवलीहुड को प्रिपेयर करा, उसे अर्न करा, और कैसे वो उन लोगों ने खाना को प्रोड्यूस करा और खाया। ये सब पहले के मतलब कि पास्ट 2 इयर्स की हिस्ट्रीज में ये सब लिखा जाता था, और कैसे न्यू आइडियाज़ स्प्रेड हुए। अब हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच डेट्स। तो चलिए इसे भी शुरू करते हैं। बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट एज इम्पोर्टेंट। ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जिसे हम लोगों को चूज़ करना चाहिए कि ये सेट ऑफ डेट इम्पोर्टेंट है। द डेट वी सेलेक्ट, द डेट अराउंड विच वी कंपोज आर स्टोरी of the past are not important on their own. They become vital because we focus on a particular set of events as important. The dates we select, the dates around which we compose our story of the past are not important on their own। जो डेट्स हम लोग सेलेक्ट करते हैं अपने आसपास की और उन्हें कंपोज करके अपनी आर स्टोरी उस पास्ट आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर। और जो उनकी जो खुद की स्टोरी होती है वो खुद इम्पॉर्टेंट उनमें नहीं होती है। दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट एज इम्पॉर्टेंट। जैसे कि और जो भी कोई इवेंट होता है उस डेट में, तो उसमें जो डेट होती है वो इम्पोर्टेंट नहीं होती। इम्पोर्टेंट वो होता है वो उस डेट को हुआ उस डेट में जो हुआ था इवेंट वो इम्पोर्टेंट होता है, वो डेट इम्पोर्टेंट नहीं होती है। If our focus of study change, if we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significant।
और अगर हम लोग अपना फोकस इससे हटाते हैं और तो तब ये जो पढ़ाई है वो चेंज हो जाएगी और न्यू इशूज आएंगे, न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट, तब नई सेट ऑफ डेट जो होंगी वो सिग्निफिकेंट होंगी। कंसीडर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन इन इंडिया द रूलर ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पॉर्टेंट। अगर एक उदाहरण के लिए लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए, जो हिस्ट्री थी वो पहले ब्रिटिश हिस्टोरियन के द्वारा लिखी जाती थी, तो वो जो रूलर थे वो तो जो गवर्नर जनरल थे वो तब बहुत इम्पोर्टेंट थे। दीज स्टोरीज बिगन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग एंड एंडेड विद द लास्ट वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। और ये जो हिस्ट्री थी जो कि हिस्टोरियन लिखते थे गवर्नर जनरल, ये स्टार्ट होता है फर्स्ट गवर्नर जनरल से जो कि थे वॉरेन हेस्टिंग, और ये एंड होता है लास्ट वायसरॉय जो कि थे लॉर्ड माउंटबेटन। इन सेपरेट चैप्टर वी रीड अबाउट In separate chapter we read about the deeds of others: Hastings, Wellesley, Bentinck, Dalhousie, Canning, Lawrence, Lytton, Ripon, Curzon, Harding, Irwin. It was a seemingly never-ending succession of Governor General and Viceroy. हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हेस्टिंग, वायसरॉय, जितने भी गवर्नर जनरल थे इनके बारे में पढ़ेंगे और इनके सक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे, और इनके जो गवर्नर जनरल और जो वायसरॉयज थे उनके बारे में हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ना है। All the dates in these history books were linked to the personalities, to their activities, policies and achievements. जितनी भी ये डेट्स थी ये सारी लिंक हो चुकी, ये अपने में लिंक थी पर्सनालिटी में, जो इनकी एक्टिविटीज़ थी, पॉलिसीज थी और जो अचीवमेंट थी। It was as if there was nothing outside their lives that was important for us to know. It was as if there was nothing outside their lives that was important for us to know. The chronology of their life marked the different chapter of the history of India. Can we not write about the history of this period in a different way? क्या हम लोग अपनी इस हिस्ट्री को अपने अलग तरीके से नहीं लिख सकते? How do we focus on the activities of the different groups and classes in Indian society within the format of this history of Governor General? हम लोग कैसे फोकस करें कि जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हुई है एक किसी ग्रुप में या क्लासेस में जो इंडिया सोसाइटी में वो अलग फॉर्मेट में हुई है, वो गवर्नर जनरल फॉर्मेट में हुई हैं। When we write history or a story, we divided it into chapter. जब भी हम लोग कोई भी हिस्ट्री या स्टोरी लिखते हैं तो हम लोग उसे चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। Why do we do this? हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? It is to give each chapter some coherence, यानी कि इसलिए हम लोग ये करते हैं ताकि हर चैप्टर को coherence मिले, हर चैप्टर को लोग ध्यान से पढ़े। It is to tell a story in a way that makes some sense that can be followed. और इसको इसलिए भी करा जाता है कि जो स्टोरी है वो एक सेंस मेक करे जिसे लोग फॉलो भी कर सके। इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दिस इवेंट्स दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द हिस्ट्री वी आर टेलिंग। ये जो In this process, we focus only on those events that help us to give shape of the story. हम लोग इसमें खाली उन इवेंट्स को फोकस करते हैं जो कि स्टोरी को शेप देती हैं, जो कि स्टोरीज को शेप देती हैं। लेकिन जो वी आर टेलिंग इन दिस वी आर टेलिंग जो कि हम लोग बता रहे हैं वो इवेंट्स उन स्टोरीज को शेप देती है। इन दिस हिस्टोरीज
histories that revolve around the life of British Governor General. The activities of Indians simply do not fit. They have no space. जो हिस्ट्रीज होती हैं जो कि हमारे आसपास लाइफ में है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ये जो एक्टिविटीज़ होती है ये सिंपली हमारे जो इंडियंस की हिस्ट्रीज होती है उसमें फिट नहीं होती है. दे हैव नो स्पेस. व्हाट देन डू वी डू? तो हमें इसलिए क्या करना चाहिए? क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट ऑफ आवर हिस्ट्री. इसलिए हम लोग को एक अनदर फॉर्मेट चाहिए अपनी हिस्ट्री का, क्योंकि जो ब्रिटिश हिस्ट्री थी उसका जो फॉर्मेट था वो अपनी हिस्ट्री को में फिट नहीं हो रहा था. इसलिए हम लोग को अपनी हिस्ट्री का अलग फॉर्मेट चाहिए. दिस वुड मीन that the old dates will no longer have the significance by earlier had. इसीलिए जो दिस वुड मीन दैट ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस. इसलिए जो ओल्ड डेट होती थी उनकी कोई भी लंबी सिग्निफिकेंस नहीं होती थी जितनी एक नई डेट की होती है. अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो. और जो नया सेट ऑफ डेट है ये हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन चुका है इसको जानने के लिए. तो आज की इस वीडियो में इतना ही है. अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि है हाउ डू वी पीरियडाइज. तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर्य. आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 NCERT हिस्ट्री चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर. तो इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने हाउ डू वी पीरियडाइज के ऊपर वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे. आज हम लोग को हाउ डू वी पीरियडाइज कंप्लीट करना है. तो चलिए शुरू करते हैं. इन 1817 जेम्स मिल, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, पब्लिश्ड अ मैसिव 3-volume वर्क अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. यानी कि 1817 में एक आदमी था जेम्स मिल, वो एक स्कॉटलैंड का इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसोफर था. उसने एक बुक को पब्लिश किया जिस बुक का नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 periods, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. और उस बुक में उसने इंडियन हिस्ट्री को 3 periods में डिवाइड करा, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड. और उसने जो ये इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करा था इसे लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था. कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? क्या आप सोच सकते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी इंडियन हिस्ट्री को इन 3 पार्ट में डिवाइड करने से? Why do we try and divide history into different periods? हमें जो हिस्ट्री है उन्हें डिफरेंट पार्ट्स में क्यों डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है? We do so in an attempt to capture the characteristics of a time, its central feature as they appear to us. Why we do so in attempt to capture characteristics of time? हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं, हम लोग ये अटेम्प्ट करते हैं कि जितनी भी टाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे कैप्चर कर सके. इट्स सेंट्रल फीचर एज दे अपीयर टू अस. और जो इनके सेंट्रल फीचर्स होते हैं बारी बारी पूरी हिस्ट्री के, उन्हें हम लोग अपीयर कर सकें. सो द टर्म्स थ्रू विच वी पीरियडाइज दैट इज demarcate the difference between periods become important. So the terms through which we periodize, जो terms होते हैं जिन्हें हम लोग periodize करते हैं, that is demarcate the difference between periods become important. और जो difference होता है इन periods के बीच में वो important होता है. दे रिफ्लेक्ट आर आइडियाज अबाउट द पास्ट. ये हमारे जो आइडियाज़ होते हैं जो कि पास्ट में होते हैं उन्हें रिफ्लेक्ट करता है ये पीरियडाइजेशन. दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज
वन पीरियड टू द नेक्स्ट। और ये जो पीरियड्स, ये जो हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया जाता है इतने पीरियड्स में, ये दिखाता है कि पहले ये चीज़ कैसी थी, उसके बाद ये चेंज होकर के इस पार्ट में कैसी हो गई है। Mill thought that all Asian societies were at a lower level of civilization than Europe। जो जेम्स मिल था उसने सोचा कि ये जो एशियन सोसाइटीज़ है ये बहुत सिविलाइजेशंस के नहीं, ये इनको सिविलाइजेशंस की ज़रूरत है जैसे यूरोप में है। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिश came to India, Hindu and Muslim despots ruled the country। जो जेम्स मिल था उसने बताया कि लोगों को बताया कि ब्रिटिश के आने से पहले, इंडिया में ब्रिटिश के आने से पहले जो इंडिया के हिंदू और मुस्लिम राजा थे वो डेस्पोटिक रूल करते थे कंट्री में। डेस्पोटिक रूल यानी कि जो राजा थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। रिलीजियस इंटॉलरेंसेस, कास्ट टैबूज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड सोशल लाइफ। यानी कि जो और जो ब्रिटिश के आने से पहले जो यहाँ पे रिलीजियस रहते थे, रिलीजियस इंटॉलरेंस रहती थी, यानी कि धार्मिक चीज़ों पे विश्वास करते थे, कास्ट में विश्वास करते थे, टैबूज में विश्वास करते थे, और जो प्रैक्टिसेस यज्ञ होते थे इनमें सोशल लाइफ में विश्वास करते थे। ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया। और ब्रिटिश ने कहा, जेम्स मिल ने कहा कि जो ब्रिटिश रूल आया इसने इंडिया को सिविलाइज करा। पहले जो टैबूज होता था, अंधविश्वास, ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया में बहुत ज़्यादा था। ब्रिटिश जब आया तो उन्होंने सिविलाइज करा। To do this, it was necessary to introduce European manners, arts, institutions and laws in India। और इंडिया में जो यूरोपियन मैनर्स होते थे, आर्ट्स होती थी, उन्हें इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मिल इन फैक्ट सजेस्टेड दैट द ब्रिटिश कुड conquer all the territories in India to ensure the alignment and happiness of the Indian people। James Mill suggested that British should conquer all the territory in India to ensure the alignment and happiness of the Indian people। और जो जेम्स मिल ने ये भी सजेस्ट करा कि जो ब्रिटिश हैं उन्होंने इंडिया की जो टेरिटरी को इंश्योर कर रखा है उसमें काफ़ी वहाँ पे जो जनता रहती है, लोग रहते हैं जो कि टेरिटरीज ब्रिटिश के अंदर आ चुकी है, वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं। फॉर इंडिया वॉज नॉट कैपेबल फॉर प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प। और जो जेम्स मिल ने ये भी कहा कि जो इंडिया है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता जो ब्रिटिश हेल्प के बिना। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। और ये जो आइडिया था हिस्ट्री बनाने का, ये जो ब्रिटिश रूल को रिप्रेजेंट करना था कि ये जो जितना भी सिविलाइजेशन हुआ इंडिया में, ये सारा जो फोर्स है ये सब ब्रिटिश रूल की वजह से ही हुआ है। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ डार्कनेस। और जो ये भी बता गया है, जेम्स मिल ने कहा कि जो पीरियड था, जो कि ब्रिटिश के पहले का जो पीरियड था, वो इंडिया में पूरा डार्कनेस से भरा था। कैन सच अ कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे? क्या ये सारे जो कंसेप्शन है इन्हें जो जेम्स मिल ने बताई है, क्या इन्हें एक्सेप्ट करा जा सकता है आज के दिनों में? इन एनी केस कैन वी रिफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम? Did not a variety of faiths exist simultaneously through the religions of the rulers of the time? In any case, we refer to any period of history as हिंदू और मुस्लिम। क्या हम लोग हिस्ट्री या किसी भी पीरियड्स को हिंदू और मुस्लिम
को रेफर कर सकते हैं, जैसे कि ये पीरियड चल रहा है, इस पीरियड में जो राजा है वो है हिंदू, तो क्या उसकी सारी जितनी भी उसके प्रजा है वो सारी हिंदू होगी? ऐसा तो नहीं होगा। या कोई राजा मुस्लिम है तो उसकी सारी प्रजा मुस्लिम ही नहीं होगी। Did not a variety of faiths exist similarly in this period? और ये जो हिस्ट्री के पीरियड्स होते हैं इनमें वैरायटी ऑफ फेथ्स नहीं होता है। Why should we characterize an age only through the religion of the rulers of the time? Why should we characterize an age only through the religions of the ruler of the time? हम लोग को ये जो रिलीजियंस है, रूलर्स है, इनको एक एज में सजेस्ट करना, एक एज में देखना कि इस एज में इस रिलीजन का रूलर रहेगा, इस एज में इस रिलीजन का रूलर रहेगा, ऐसे हमें क्यों करना चाहिए? टू डू सो इज टू सजेस्ट दैट द lives and practices of the other do not really matter. We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith. यानी कि हम लोग को ये याद रखना चाहिए कि जो कि एंशियंट टाइम में जो रूलर्स थे वो भी ऐसा नहीं करते थे, वो भी सारी प्रजा को खुश रखते थे एक सेम फेथ से। मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशंस, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern. फिर धीरे धीरे जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने जो इंडियन हिस्ट्री है उसको हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश से हटा करके एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न में कन्वर्ट करा। दिस डिवीजन टू हैज इट्स प्रॉब्लम। और ये जो डिवीजन करा इंडियन हिस्ट्री का, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। It is a periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity: science, reasons, democracies, liberties and equalities. और ये जो इसमें जो दो पार्ट थे, एशियन और मिडिवल, ये तो इंडिया में पूरा मैच कर रहे थे, लेकिन ये जो थर्ड पार्ट था मॉडर्न हिस्ट्री, ये वहाँ से लिया गया था, ये वेस्टर्न से बोरोड किया गया था, ये पीरियडाइजेशन वेस्टर्न कंट्री से लिया गया था। लेकिन वेस्टर्न कंट्री से अगर ये मॉडर्नाइजेशन उनकी हिस्ट्री से कवर करे तो उनमें काफ़ी मैच होता है, क्योंकि जो मॉडर्न वो पीरियड होता है उसके कुछ सिंपल्स होते हैं: साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। ये तब उनके वेस्टर्न कंट्रीज में था, लेकिन ये जितने भी इफेक्ट थे ये इंडिया में थे नहीं। तो ये जो थर्ड पार्ट था मॉडर्निटी, ये यहाँ पे नहीं हो रहा था फिट। Medieval was a term used to describe a society where these feature of modern society did not exist. और ये जो medieval term था ये इंडियन सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन जो ये वाला फीचर्स था मॉडर्न सोसाइटी, ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। Can we uncritically accept these characterizations of the modern period to describe the period of our study? क्या हम लोग ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जो मॉडर्न पीरियड है इंडिया का, वो ऐसा ही है कि अपने मॉडर्न पीरियड में साइंस, टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है? साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी तब तो इसमें था नहीं, तो हम लोग कैसे माने कि ये वाला पीरियड मिडिवल मॉडर्न पीरियड है? एज यू विल सी इन दिस बुक, अंडर ब्रिटिश रूल people did not have equality, freedom or liberty, nor was the period one of the economic growth and प्रोग्रेस। इसलिए जो ब्रिटिश रूल था वो यहाँ पर तो ना ही इक्वालिटी था, ना फ्रीडम था और लिबर्टी भी नहीं थी, इसलिए ये जो मॉडर्न पीरियड था ये यहाँ पर नहीं था। many historians therefore refer to this period एज कॉलोनियल पीरियड। यानी कि फिर बहुत सारे लोगों ने, जो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने ये मॉडर्न पीरियड हटा करके एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न को हटा करके एंशियंट, मिडिवल और कॉलोनियल रखा। तो अब हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज कॉलोनियल। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कॉलोनियल? In this book, you will read about the way the British came to conquer the country and establish their rule, subjugating local nawabs and rajas. आप इस बुक में ये पढ़ेंगे कि कैसे जो ब्रिटिश थे वो इंडिया में कैसे आए और उन्होंने जो अपना रूल कैसे इस्टेब्लिश करा
और ये जो लोकल नवाब्स और राजा थे उन्हें कैसे हराया। यू विल सी हाउ दे एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस, बॉट द गुड्स they wanted at low prices, produce crops they needed for export, and you will understand the changes that come about as a consequence। यानी कि और आप ये भी देखेंगे कि ये जो ब्रिटिश हैं इन्होंने अपना इस्टेब्लिश कैसे करा पूरा कंट्रोल, और इकोनॉमिक और सोसाइटी में अपना रूल कैसे इस्टेब्लिश करा, और सबसे जो रिवेन्यू वो कलेक्ट करा ताकि जो इनके एक्सपेंसेस है, बॉट्स हैं और गुड्स हैं उन्हें लो प्राइसेस में खरीदते थे, और वो क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते थे और उन्हें एक्सपोर्ट करते थे। एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट कम्स अबाउट द कंसिक्वेंस, और आप ये चेंजेस भी देखेंगे जब ब्रिटिश रूल आया, ये कंसिक्वेंसेस जो चेंजेस थे वो भी आप देखेंगे। यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट इन वैल्यूज एंड टेस्टेस, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, और आप ये भी जानोगे कि जो ब्रिटिश रूल होता है वो उसकी जो वैल्यूज और टेस्टेस कस्टम्स है वो भी काफ़ी सारे प्रैक्टिसेस थे। When the subjugating of one country by another leads to these kinds of political, economic, social and culture change, we refer to the process as colonization। मतलब कि जब भी कोई कंट्री किसी अनदर कंट्री में लीड करने लगती है, यानी जैसे कोई कंट्री है, व्हेन आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ, व्हेन एनी पावरफुल कंट्री स्टार्ट रूलिंग ऑन अदर कंट्री and by living there, and by political, economic and social culture change by living there is called colonization। जब भी कोई पावरफुल कंट्री किसी कमज़ोर कंट्री पर रहने लगती है, वहाँ कब्जा कर लेती है और वहाँ रहने लगती है, और उनकी जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चर है उन्हें चेंज कर देती है, इसको colonization कहते हैं। You will however find that all classes and groups did not experience these changes in the same way। That is why the book is called Our Past in the plural। तो ये जो हमारा टॉपिक था व्हाट इज कॉलोनियल, ये भी ख़त्म हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू वी नो मतलब कि जो हिस्ट्री के बारे में हम लोग इसको कैसे जानते हैं। तो ये हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर्य। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 NCERT हिस्ट्री चैप्टर 1 हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज कॉलोनियल, और आज की इस वीडियो में हम लोग को कवर करना है हाउ डू वी नो। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ डू वी नो, what sources do historians use in writing about the last 250 years of Indian history। किन सोर्सेस से जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ये जो हिस्ट्री लिखी है लास्ट 250 ईयर्स की, 250 साल पहले की हिस्ट्री हिस्टोरियंस ने कौन से सोर्सेस से लिखी है। एडमिनिस्ट्रेशंस प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। One important source is the official records of the British administration। एक important source होता है, वही एक official records होता है, वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट, और जो ब्रिटिश थे वो भरोसा रखते थे कि ये जो राइटिंग होता है, ये जो भी राइटिंग होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजंस, एग्रीमेंट्स, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप, और जितने भी इंस्ट्रक्शन, प्लान्स, पॉलिसी, डिसीजंस, एग्रीमेंट और इन्वेस्टिगेशन होती थी, इन सबको साफ साफ लिखा जाता था। Once this was done, things could be properly studied and debated,
और इन सब चीज़ों को फिर पढ़ा भी जाता था और इन पे डिबेट भी करी जाती थी। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स। और ये जो कन्विक्शन था इसने प्रोड्यूस करा एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर को और मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स। इससे फिर मेमोज लिखने लगे, नोटिंग्स लिखने लगे और रिपोर्ट्स लिखने लगी। The British also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved। और जो ब्रिटिश थे उनको ये भी पता था कि जितने भी important documents हैं, letters हैं, इनको carefully preserve करके रखना ज़रूरी है। So they set up record rooms attached to all the administrative institutes। इसलिए जितने भी रिकॉर्ड रूम्स होते थे वो हर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन में अटैच कर दिए गए। द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस, द कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर्स ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटरीज, द लॉ कोर्ट्स ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम्स। ये जितने भी तहसीलदार ऑफिस थे, कलेक्टर ऑफिस थे, कमिश्नर ऑफिस थे, प्रोविंशियल सेक्रेटरीज ऑफिस थे, लॉ कोर्ट्स ऑफिस थे, इन सब में रिकॉर्ड रूम्स अटैच कर दिए गए और जितने भी रिकॉर्ड्स होते थे इन्हीं में रिकॉर्ड करे जाते थे। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्चीव्स एंड म्यूजियम वर ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स। और ये जो इंस्टीट्यूशन जो आर्चीव होता है, म्यूजियम होता है, ये भी इस्टेब्लिश करे गए जो भी इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए। Letters and memos that move from one branch of the administration to another in the early era of the 19th century can still be read in the archives। और जो लेटर्स होते थे, मेमोज होते थे, ये मूव करे जाते थे एक ब्रांच टू अनदर ब्रांच, ताकि जो 19th सेंचुरी थी अर्लियर ये रीड कर सके आर्कीव। यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल प्रिपेयर्ड और द इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्टिव्स दैट वर सेंट बाय ऑफिशियल्स at the top of the provincial administration। You can also study the notes। आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ सकते हैं जो स्टडी होती है उनके बारे में भी और जो नोट्स होते हैं एंड रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स प्रिपेयर्ड। और वो सारे नोट्स जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स प्रिपेयर करते हैं और जो इंस्ट्रक्शन जो कि डायरेक्टिव्स दैट वर सेंट बाय ऑफिशियल ऑन द टॉप प्रोविंशियल, और जो डायरेक्टर्स होते हैं जो कि उन रिपोर्ट्स को प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर्स तक पहुंचाते हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स सब प्रिजर्व करके रखे जाते हैं। इन द अर्लीस्ट year of the 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists। जो 19th सेंचुरी है इसमें शुरू होते ही 19th सेंचुरी के जो डॉक्यूमेंट्स होते थे उन्हें केयरफुली कॉपी करा जाता था बाय ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग से, जो कि कैलीग्राफिस्ट करते थे। दैट इज बाय दोज हु स्पेशलिस्ट इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। और ये उनसे कराया जाता था जो कि स्पेशली गुड होते थे, अच्छे होते थे एक ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग के लिए। बाय द मिडिल ऑफ द 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceeding of each government department। और जो 19th सेंचुरी के बीच में आते आते जो प्रिंटिंग हो गई थी मल्टीपल कॉपीज की, वो सब प्रिंटेड करी जा रही थी प्रोसीडिंग ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे। ये सारी जो भी है रिकॉर्ड्स ये सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में प्रिंट करी जाती थी। तो हमारा ये टॉपिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्वे बिकम्स इम्पॉर्टेंट। तो इसे भी इस वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। सर्वे बिकम इम्पॉर्टेंट। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। जो सर्वेइंग जो प्रैक्टिस थी सर्वेइंग की, ये भी बहुत ही कॉमन हो चुकी थी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में। द ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नो बिफोर इट कुड बी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेड। और ब्रिटिश ये भी सोचते थे कि उस कंट्री के बारे में
पहले जान लेना चाहिए, जो उसको पहले जान लेना चाहिए, पहले उसमें एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले। By the early 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country. जो मतलब कि 19th सेंचुरी के स्टार्ट होते ही जो डिटेल्ड सर्वे होते थे वो शुरू हो गए थे, जो मैप बनाया जाता था पूरी कंट्री का। इन द विलेजेस रिवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड, यानी कि जो विलेज होते थे उसमें जो सर्वेस करे जाते थे, रिवेन्यू के सर्वेस करे जाते थे, वो सब कंडक्ट कराए जाते थे, यानी कि विलेज में जाकर कंडक्ट कराए जाते थे सर्वेज। The effort was to know the topography, the soil quality, the flora and fauna, the local histories, and the cropping pattern, all the facts seen as necessary to know about to administer the region. और जो जगह जहाँ विलेज जाते थे, विलेज की वहाँ उस जगह की टोपोग्राफी मतलब कि वहाँ पे कितने वो टेरेन एरिया है, कि वो डेजर्ट एरिया है, या वहाँ पे पहाड़ है या नदी है, और सॉइल की क्वालिटी जानते थे। फ्लोरा एंड फौना, यानी कि वहाँ जंगली जानवर, और फौना मतलब पेड़ पौधे के बारे में जानते थे, और हिस्ट्रीज के बारे में वहाँ जानते थे, और वहाँ की जो क्रॉप लगाने का पैटर्न होता था वो सभी सर्वे कंडक्ट कराया जाता था जानने के लिए। From the end of the 19th century, census operation were held every 10 years. जो 9th century थी, 19th century वो जब खत्म होने को आई, तब खत्म होते होते जो सेंसस ऑपरेशन थे वो भी करवाने लगे 10 years के गैप में। These prepare detailed record of the number of people in all the province of India, noting information on caste, religions and occupations. और ये जो सेंसस ऑपरेशंस होते थे ये हर 10 years के गैप में होते थे, और इसमें ये बताया जाता था, सर्वे किया जाता था कि लोग कौन कौन सी कास्ट के हैं, कौन से प्रोविंस में रहते हैं, कौन से रिलीजियस के, उनका क्या ऑक्यूपेशन है। There were many other surveys, botanical survey, zoological surveys, archaeological surveys, anthropological surveys, forest surveys, यानी कि और भी कई सारे सर्वेस कराए जाते थे, जैसे बोटैनिकल यानी सब्जियों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, जूलॉजिकल मतलब कि एनिमल्स के बारे में, आर्कियोलॉजिकल मतलब कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, यानी जो पुरानी मॉन्यूमेंट्स हैं उनके बारे में, एंथ्रोपोलॉजिकल ये भी इससे सेम करता है, जो पुरानी चीज़ें उनके बारे में, फॉरेस्ट के बारे में सर्वेस कराया जाता था। तो ये हमारा जो टॉपिक है सर्वेस बिकम इम्पोर्टेंट, ये भी ख़त्म हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। तो ये हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर्य। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 NCERT हिस्ट्री चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग को कवर करना है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। तो इसके पहले वाले टॉपिक्स को हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग को ये स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। What official record do not tell? From this vast corpus of records, we can get to know a lot, but we must remember that these are official records. जो वास्ट कॉर्पस है उससे फिर हम लोग को बहुत कुछ पता चलने लगा, लेकिन हम लोग को ये याद रखना चाहिए कि ये जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ये सब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं। दे टेल अस व्हाट्स द ऑफिशियल्स थॉट, और ये हमें ये बताते हैं जो कि ऑफिशियल्स है वो क्या सोचते थे, what they were interested in, वो किस में इंटरेस्ट रखते थे, and what they wish to preserve for posterity, और वो
किन किन चीज़ों को किसमें प्रिजर्व करके रखते थे पोस्टेरिटीज को। दीज रिकॉर्ड्स डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शंस। और ये जो रिकॉर्ड्स थे ये हमें कभी भी ये मदद नहीं करते थे कि जो समझने में कि जो पीपल थे अपने कंट्री के उनके उनके क्या एक्शंस थे। फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर। इसलिए हम लोग को इधर उधर भटकना पड़ता था जानने के लिए कि हमारे पीपल्स ने क्या एक्शन लिया। व्हेन वी बिगन टू सर्च फॉर दीज अदर सोर्सेस वी फाइंड देम इन प्लेंटी, थॉट दे आर मोर डिफिकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। जो व्हेन बिगन सर्च, जब उन सोर्सेस को हम लोगों ने सर्च करना शुरू करा तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया कि उन रिकॉर्ड्स को सर्च करना ढूंढना कि हमारे क्या क्या। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल्स, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड पॉपुलर बुकलेट्स दैट वर सोल्ड इन द लोकल बाजार्स। और एक एडवांटेज था कि जो पीपल्स की डायरीज होती थी, उनके अकाउंट्स होते थे, पिलग्रिम्स होते थे, ट्रैवलर्स होते थे और जो उनकी ऑटोबायोग्राफीज होती थी ये सब लोकल बाजार्स में सोल्ड होती थी। इसलिए हम लोगों को उनसे पता चल जाया करता था। As printing spread, newspaper were published and issues were debated in public। और ये जो न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ इस पे और डिबेट होती थी पब्लिक में। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोड टू स्प्रेड देयर आइडियाज, पोएट्स एंड नॉवलिस्ट रोड टू एक्सप्रेस दिस फीलिंग्स। और जो लीडर्स होते थे, रिफॉर्मर्स होते थे, ये अपने आइडियाज़ को, पोएट्स को, नॉवेल्स को, इनको एक्सप्रेस करते थे अपनी फीलिंग्स को उन न्यूज़पेपर्स में। All these sources, however, were produced by those who were literate। ये तो हो गई बात उनकी जो कि लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे। तो वो लोग अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख लेते थे, बुकलेट लिख लेते थे, डायरीज में लिख लेते थे। From these we will not to be able to understand how history was experienced and lived by the tribals and the peasants, the workers in the mines or the poor on the streets। लेकिन हम लोग ये नहीं जान पाए कि उनकी हिस्ट्री कैसे उन्होंने एक्सपीरियंस करी होगी। जो कि ट्राइब होंगे, ट्राइबल ग्रुप में रहते होंगे, पीसेंट्स होंगे, फार्मर्स होंगे जो कि माइंस में रहते होंगे, वर्कर्स, और जो पुअर लोग होते हैं जो कि स्ट्रीट्स में रहते होंगे, उनकी हिस्ट्री हम लोग नहीं जान पाएंगे क्योंकि वो लोग तो पढ़े लिखे होते नहीं थे तब। गेटिंग टू नो देयर लाइफ इज़ अ मोर डिफ़िकल्ट टास्क। और उनकी लाइफ के बारे में जानना ये तो बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था। येट दिस कैन बी डन इफ़ वी मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट। ये ऐसा काम करा जा सकता है अगर हम लोग थोड़ा सा एफर्ट डालें। When you read this book, you will see how this can be done। अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कैसे किया जाता था। तो ये हमारा जो टॉपिक है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, ये भी ख़त्म हो चुका है। अब बची है खाली एक्सरसाइज, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के थैंक यू वेरी मच।